हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज शायद कुछ बैकग्राउंड नॉइज रहेगा क्योंकि उधर सरस्वती पूजा का कुछ चल रहा है। टेंशन राइजेज इन मणिपुर, एक मेटी इंसान को बंदे को गोली मार दिया है तो उसके कारण फिर से हो रहा है। ये कल जो हुआ था वही फिर अब कर्नाटका में हुआ है, उसको कवर नहीं कर रहा है। इस SIR इलीगल ये केस चल रहा है, इसको देखते हैं लास्ट में, मतलब जब ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा। इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस, तो ये कल ये अनाउंस कर दिया है। इसमें एडिटोरियल जो देखिएगा वो भी इसी के ऊपर है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ये बोल रहे हैं, दो आर्गुमेंट है कि ज्वाइन करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, दोनों का वो दिया हुआ है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। पहला कि ये UNSC जो होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके रिजोल्यूशन से बना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस बन गया है। दूसरा कि ये बोल रहा है कि हम लोग गाज़ा के बियॉन्ड भी जाएंगे। तो इस आर्टिकल में लिखा है, हो सकता है आज गाज़ा के बियॉन्ड जा रहा है, कल को बोलेगा कि कश्मीर का भी मुद्दा हम लोग देख लेंगे। तो इसलिए ये सब ध्यान में रख के इंडिया को ज्वाइन करे या ना करे सोच लेना चाहिए। और ये कि किसी एक पावर को खुश करने के लिए ज्वाइन ना करे। वेलकम टू एस्केलेशन, यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड स्टिल बी वेरी ऑफ US मूव्स। तो US अभी बोला है कि हम लोग मिलिट्री वो नहीं करने वाले, कुछ एक्शन नहीं लेंगे ग्रीनलैंड के लिए। तो और फिर वो जो टैरिफ लगाया था उसको भी पोस्टपोन कर दिया है, तो वही है कि ठीक है, डी एस्केलेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद जो एक कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया था परसों, उसका कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लास्ट में कोट किया है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ फॉर कंट्रीज टू गो अलॉन्ग, टू गेट अलॉन्ग, टू अकोमोडेट, टू अवॉइड ट्रबल, टू होप दैट कंप्लायंस विल बाय सेफ्टी, इट वोंट। ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अ डेंजरस न्यूज़ नहीं है, वो पेड है। अ डेंजरस मार्च टुवर्ड्स हिमालयन इकोसाइड, बेसिकली ये बता रही है कि इकोसिस्टम जो है हिमालय का वो बहुत फ्रेजाइल है, और उसके कारण जो एग्जाम्पल दिया है उसका चार धाम प्रोजेक्ट का कि उसको जो वाइडन किया जा रहा है उससे कितना नुकसान होने वाला है। तो हम लोगों को इसमें समझना है कि माउंटेन इकोसिस्टम क्या होता है। तो माउंटेन तो आप लोग जान रहे हो, जो भी एलिवेटेड लैंड होता है वो या तो ब्लॉक माउंटेन हो सकता है, फोल्ड माउंटेन हो सकता है। अब उसमें है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला है कि जो सॉइल होता है वो थिन होता है, पतला सॉइल होता है, और एसिडिक सॉइल होता है। एसिडिक सॉइल क्यों होता है? क्योंकि हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल के कारण लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब वो जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक मतलब जो सॉल्ट की तरह होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब वो बहा के ले जाता है और हाइड्रोजन रह जाता है, और तो उसके कारण वो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद स्लो डिकम्पोजिशन होता है लो टेम्परेचर के कारण, तो वो भी एसिडिफिकेशन में मदद करता है। उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम रहता है। इक्वेटर से आप जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाओगे, एक तरह से देखा जाए तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी घटने लगता है। फिर वेरिंग बायोडाइवर्सिटी, अब क्या होगा कि अगर बायो जो ऐसे एरिया है माउंटेन का जिसमें डायरेक्ट मॉइस्चर लाइट विंड अगर उसमें लग रहा है, तो वहाँ पे वो होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा और उसका बायोडाइवर्सिटी अलग रहेगा। लेकिन अगर वो रेन शेडो एरिया है तो उसमें फिर बारिश कम होगा और उसके कारण फिर जो बायोडाइवर्सिटी होगा वो अलग हो जाएगा। फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल, क्योंकि ये सब, एक तो जो हिमालयाज़ का फॉर एग्जांपल अगर ले, तो वो बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स और उसमें मूवमेंट चल रहा है, मतलब वो अभी भी अपलिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। फिर वेदर सॉइल होता है प्रोन टू इरोजन। अब वेदरिंग होता है, जैसे सॉइल होता है उसको वेदर होकर वो और छोटा बनता है, फिर छोटा बनता है, उससे सॉइल होता है। तो वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है। इरोजन में क्या होता है, वो भी वही है कि जो बहेगा, लेकिन ये मूवमेंट होता है, वन प्लेस टू अनदर होता है। वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है। फिर अगर फोल्ड माउंटेन्स का बात करें, जैसे हिमालयाज हो गया, तो वो सेडिमेंट्री रॉक से होते हैं, तो वो प्रोन टू लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है माउंटेन इकोसिस्टम का। फिर इसका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो इंक्रीज पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, प्लस माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, मतलब जो प्लेन्स है उससे लोग जा रहे हैं, अभी जैसे उत्तराखंड जाते हैं लोग पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है, ये तो देखा ही जा रहा है, हर जगह सबको हिल स्टेशन जाना है। फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे चार धाम प्रोजेक्ट है उसके कारण बहुत सारा जो पेड़ है वो कट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स, रोड्स, ये सब बन रहा है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, अब जैसे वेस्ट तो ठीक है जनरेट हो रहा है, उसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट भी है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं
CPCB का, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो वेस्ट को बस डंप कर दिया जा रहा है। फिर माइनिंग होता है, माइनिंग के कारण फिर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, वहाँ ब्लास्टिंग करोगे, वो वैसे ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम रहता है, तो उसके कारण और लैंडस्लाइड और ये वो होता है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब जैसे ग्लोफ होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्लाउड बस्ट होता है, तो ये सब वल्नरेबिलिटी वहाँ पे बढ़ रहा है, जो भी जहाँ पे भी माउंटेन इकोसिस्टम है। इंडिया में तो बहुत हो रहा है ग्लोफ और क्लाउड बस्ट तो हो ही रहा है बहुत ज़्यादा। फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो डिग्रेड करेगा, तो डिजास्टर बढ़ेगा। क्यों? लैंडस्लाइड होगा, ग्लोफ होगा, क्लाउड बस्ट होगा। हाई वाटर स्ट्रेस एग्जाम्पल दिया हुआ है शिमला का, कि वहाँ पे जो क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है और उस वो जो पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है उधर हिमालय या मतलब हिली एरियाज़ के तरफ, तो उसके कारण वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उनका इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। फिर सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, टूरिज्म निगेटिवली इम्पैक्टेड। मतलब एक बार अगर वो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा तो आप जाओगे थोड़ी उधर, जब तक वो सुंदर है तब तक लोग जा रहे हैं। फिर वो जब एक बार ख़राब हो जाएगा, हर जगह प्लास्टिक आ जाएगा, हर जगह वेस्ट रहेगा, जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, जंगल है, वो सब खत्म हो जाएगा, तो कौन जाएगा उधर। थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, ये लोकल पॉपुलेशन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो और एक प्रॉब्लम जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो ट्रांस ह्यूमेंस, उसको भी असर करेगा। ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है कि जब गर्मी का सीज़न रहता है तब वो लोग हिल ऊप टॉप पे चले जाते हैं, फिर ठंडा का मौसम होता है तो अपना कैटल या जो भी उनके साथ रहता है उसको लेके नीचे आ जाते हैं। तो जैसे बकरवाल है, तो वो लोग को भी दिक्कत होगा। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग मेजर्स टू बी टेकन? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। अब ऐसा ना हो, देखिए होता क्या है कि कंपा है एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, उसमें क्या करता है कि इधर पेड़ काट दिए, एक जंगल में पेड़ काट दिए, उसमें बोला कि 100 पेड़ काट दिए, ठीक है, तो उधर जाके 100 पेड़ लगा दो और उसका कुछ नेट वैल्यू निकालते हैं, उतना पेड़ लगा दो, हो गया। वैसे नहीं काम करेगा ना, क्योंकि वो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसको आप डिस्टेबलाइज कर दिए, उसको ख़त्म कर दिए। तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन हो, लेकिन जो इकोसिस्टम आप ख़त्म किए वैसा इकोसिस्टम आप ट्राई करो कि रीजनरेट हो। स्लोप स्टेबलाइजेशन टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, वो अलग अलग तरह से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो एफॉरेस्टेशन है। उसके अलावा वॉल्स बनाया जाता है, उसके कारण मतलब वो अगर लैंडस्लाइड हो भी तो ज़्यादा हार्म ना करे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कुछ भी जो भी बन रहा है भाई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका EIA हो, और EIA का पूरा नॉर्म्स वो दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है, उसमें पब्लिक हियरिंग का भी है, ये सबको फ्लाउट किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट एज पर वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ CPCB, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, बैटरी वेस्ट हो, जो भी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट हो, उसको जैसा CPCB का वो दिया हुआ है जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से फॉलो किया जाए। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखो एग्रीकल्चर जो है वो उसको क्लाइमेट रेजिलियंस उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें जो फूड प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी घटेगा। फिर कुछ क्रॉप्स होंगे जो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, कुछ क्रॉप्स होंगे जो ऐसे रीजन्स में ग्रो होंगे जो पहले उस रीजन में ग्रो नहीं होते थे। फिर मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्लोफ को प्रिवेंट करना है तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसका साइज़ कितना है, उसका वो अगर वो ब्रेक होगा तो वो कितने एरिया को असर करेगा, उसमें पॉपुलेशन कितना है, कौन सा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें EIA में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन का दिया हुआ है, अगर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो वो नहीं होने वाला। फिर इसी आर्टिकल में अगर आप देखिएगा तो एक टर्म यूज़ किया हुआ है, उसको अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ कहीं पे एक टर्म यूज़ किया हुआ है, एक मिनट, देवदार, द रीजन लोकेटेड नॉर्थ ऑफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है? तो देखिए जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, ये इंडियन प्लेट है, ये वाला इंडियन प्लेट है, और ये वाला जो है ये यूरेशियन प्लेट है, सॉरी ये वाला इंडियन प्लेट है, यहाँ तक इंडियन प्लेट है, और ये वाला यहाँ पे एक फॉल्ट बना हुआ है, फॉल्ट भी नहीं, इसको सूचर जोन बोलते हैं, जहाँ दो कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप पढ़िएगा तो उसमें ओशन कन्वर्जेंट, ओशन डाइवर्जेंट, फिर कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये होता है। तो जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट होते हैं, जहाँ दो कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, तो उसमें एक सूचर जोन बनता है। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं रैंगो इंडो या इंडस
सैंको सूचर जोन, ये वाला पहला वो है फॉल्ट है। फॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो वो ज्वाइन कर रहे हैं और ये वाला जो है ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके कारण फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो केवल एक फॉल्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सूचर जोन है जहाँ पे यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मिल रहे हैं, उसके अलावा जो फॉल्ट्स है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ये दिया हुआ है, एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। ये वाला यहाँ पे एक फॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक फॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक फॉल्ट बना हुआ है। ये सब है क्या? तो अगर आप मेन सेंट्रल थ्रस्ट को देखेंगे तो बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज, मतलब मिडिल हिमालयाज, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स के बीच में, मेन फ्रंटल थ्रस्ट जो है वो शिवालिक्स और गैंगेटिक प्लेन्स में है। अब हो ये रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और वो मूव करते जा रहा है, तो कहीं पे ऐसा होता है कि रप्चर हो जाता है, मतलब जो क्रस्ट है वो टूट जाता है, उसमें इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जैसे दो क्रस्ट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो ऐसे टूट जाता है और वहाँ पे एक फॉल्ट जोन क्रिएट हो जाता है। तो एक बार पुश हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो एक फॉल्ट बना, फिर वो चलते रहा, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ चलते रहा, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो प्रेशर बना, फिर वो ऐसा फॉल्ट बना, उसको रप्चर हुआ और वहाँ पे एक और फॉल्ट बना, फिर वो वैसे ही चलते रहा, फिर वैसे ही रप्चर हुआ और एक फॉल्ट बना। तो ऐसे करके 3 फॉल्ट बने हैं और ये जो है ये अलग है, ये सूचर जोन है। सूचर जोन बनता है जहाँ पे 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से मर्ज होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे ब्रिक्स इंडिया समिट नीड्स अ ग्रीन एंड रेजिलिएंट एजेंडा, ये बस लिखा हुआ है कि ब्रिक्स में अभी जो होने वाला है इंडिया में उसमें क्या होना है, क्या होना चाहिए ये हम लोग को ज़रूरी नहीं है, क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी ये सब कवर नहीं करना है। डज ट्रम्प्स ग्रीनलैंड प्लान सिग्नल द एंड ऑफ नेटो, अब ये क्वेश्चन आंसर है। ये देखिए द लिमिट्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेबिलिटी, इसमें जो है ना, इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसको कवर किया हुआ है, रिपोर्ट का कहीं नाम दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट 2024 एंड द रीसेंट बजट डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें बेसिकली आर्गूमेंट क्या है, इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो हम आर्गूमेंट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो उसका जिस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। लिमिट्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेबिलिटी, वो आरबीआई के एनुअल जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो रिपोर्ट है उसके बारे में, उससे लिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और एक अलॉन्ग साइड इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर 2024-25। ये क्या बोल रहा है कि हाउस होल्ड्स आर बोरोइंग मोर। अब देखिए हाउस होल्ड 2 तरह से वो खर्चा निकाल सकते हैं, या तो उसका इनकम हो या बोरो करे। तो बोल रहे हैं कि इनकम उतना नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक्सपेंस लेकिन वो नहीं घटा रहे हाउस होल्ड, वो क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं ज़्यादा, नॉट टू क्रिएट एसेट्स बट टू फिल द इनकम एक्सपेंस गैप। मतलब अगर उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, या तो अपना इनकम बढ़ाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेंगे, ज़्यादा जॉब्स करेंगे, ज़्यादा देर जॉब करेंगे और उसके बाद अपना इनकम बढ़ाएंगे और जो भी खर्चा है उसको निकालेंगे, या वो उधार ले लेंगे कि भाई मेरे को उधार दे दे और अपना खर्चा निकालेंगे। तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि हाउस होल्ड्स आर बोरोइंग मोर, वो अपना जो भी खर्चा है उसको निकालने के लिए बोरो कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा वो लास्ट में देखेंगे। फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ समझिए को, उधार जो है लोगों का वो बढ़ रहा है और सेविंग घट रहा है। अब देखिए आप 100 रुपये कमा रहे हो, आपका खर्चा है 80 रुपये, तो आप 20 रुपये सेव करोगे। आपका अगर खर्चा हो गया 90 रुपये तो आप 10 रुपये सेव करोगे। अब आपका इनकम है 100 रुपये लेकिन आपका खर्चा है 110 रुपये, तो आप कितना सेव कर पाओगे, आप तो उल्टा उधार लेकर के खर्चा करोगे ना, वही यहाँ पे हो रहा है। और इस पे फिर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना घटा रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। फिर इसमें डेटा दिया हुआ है वो हम इंक्लूड नहीं किए हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा रहा है मतलब जैसे सोशल सिक्योरिटी पे घटा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एसेट क्रिएट करने में, वो रोड बनाने में, पोर्ट्स बनाने में और ढेर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वो सब बनाने में वो पूरा खर्चा कर रहा है।
लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको घटा रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि एफआरबीएम एक्ट में वो टारगेट सेट किया हुआ है, तो उसके कारण फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। इसके कारण भी लोगों का जो है वो बोरोइंग बढ़ रहा है, क्योंकि उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो 3 ट्रेंड के बारे में मेंशन कर किया है कि पहला कि इनकम ग्रोथ अनइवन है, कुछ सेक्टर्स में जो इनकम है लोगों का वो बढ़ रहा है, कुछ सेक्टर्स में नहीं बढ़ रहा है, कुछ सेक्टर्स में इवन घट रहा है। फिर जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड मतलब ऐसा कोई मॉर्टगेज नहीं दिया हुआ है और वो लो अमाउंट होगा, कोई 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 1 लाख हो गया, वो रिटेल लोन्स वो बढ़ रहे हैं। और नेट फाइनेंशियल सेविंग्स मतलब जो लोगों का सेविंग्स है वो वॉलेटाइल है, मतलब वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे डेटा दिया हुआ है, एक साल कभी 6% बढ़ा, उसके पिछले साल 3.1% घटा था, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है। और उसके बाद ये नया आर्गुमेंट, अब उतना आप समझ गए आई होप कि जो बोरोइंग हो रहा है वो बढ़ रहा है और उससे खर्चा निकाल रहे हैं लोग, वो कुछ कैपिटल एसेट नहीं बना रहे हैं। और गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। वो अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो ये सही चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है कि रेवेन्यू एक्सपेंड, लेकिन इस कंटेक्स्ट में जैसे वो बताए हैं उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाना अच्छा नहीं है। फिर 3 ट्रेंड है, ग्रोथ इनकम का ऊपर नीचे हो रहा है और रिटेल लोन्स बढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल सेविंग ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये क्या बोलता है कि इंडिया में जो जीडीपी है उसमें 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक एक्सपेंड मतलब डोमेस्टिक डिमांड है। इंडिया का जो भी अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 60 रुपये का सामान इंडिया में ही बिक रहा है। तो अगर इनकम ग्रोथ स्लो होता है या फाइनेंशियल कंडीशन टाइटन होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जो हाउस होल्ड हैं उनका एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करेगा, क्योंकि अ वास्ट अमाउंट ऑफ इज बीइंग मेट थ्रू बोरोइंग। तो अगर ये कोई भी ऐसा जो आपदा है, ऐसा कुछ होता है, या तो इनकम घट जाए, फाइनेंशियल कंडीशन टाइटन हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ हो जाए जिसमें आपका जो आप फ्रीडम जो मतलब हाथ बंद जाए उनका, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनको नौकरी ही चला जाए, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर तुरंत डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोरो करके, तो वो नया बोरोइंग करेंगे ही नहीं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 60% जो इंडिया का वो है जीडीपी है वो डोमेस्टिक डिमांड पे है, तो अगर उनका एक्सपेंडिचर घट जाएगा तो सीधा हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो खत्म हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि जो बजट आने वाला है जो 26 में आएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो तो मान रहे हैं कि सब सही है, इंडिया में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? तो बोरोइंग से बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेबिलिटी है इज बिल्ट ऑन बोरोड एक्सपेंडिचर, तो इसको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आप लोग, ये आर्टिकल अच्छा है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो मैक्रो लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है उसको जब हम लोग और बारीकी से देखते हैं तो वैसा नहीं है, इकोनॉमी उतना भी स्टेबल नहीं है जितना लग रहा है, ये आर्गुमेंट ये आर्टिकल के हिसाब से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब हम समझा पाए होंगे। फिर ये कोई जॉन बर्जर के बारे में दिया हुआ है, 10 सोल्जर्स किल्ड, टॉप माओइस्ट लीडर, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस बार आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। इंटरफेथ कपल हैक टू डेथ, मतलब एक मुस्लिम मैन और एक हिंदू लड़की थी, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने उन लोगों को मार दिया। उड़ीसा पुलिस डिटेन 9 ओवर अटैक। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स में भी एक कहीं पे पूजा होने वाला है, वहीं मस्जिद है, तो ये बोल रहा है कि भाई हम लोग शांति रखेंगे। FIR अगेंस्ट TMC MLA, ठीक है। क्वेश्चनेयर सेंसस जो हो रहा है उसका क्वेश्चनेयर है वो तैयार हो गया है। डोंट स्पीक पब्लिकली, ये सब ऐसे ही ये सब काम करनी है। इंडिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जनरेटिंग, अब ये वाला आप लोग याद रखिएगा, आगे एक डेटा है, ये बोल रहे हैं कि इंडिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये हमारे अश्विनी वैष्णव जो है हमारे मंत्री हैं ये बोल रहे हैं। और यहाँ इकोनॉमी में ही हमारा आज का डेटा है कि 4 महीने से हमारा जो FDI है वो निगेटिव में चल रहा है, नेट FDI, मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो अपना बेच के, चाहे सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, जो भी है, वो पैसा लेके जा रहे हैं, और वो इसलिए मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि रुपया बहुत वॉलेटाइल हो गया है। तो ठीक है, मंत्री हैं, उनको काम है उनका। ED डायरेक्टर विजिट्स कोलकाता, कोर्ट एक्विट्स केजरीवाल, सेंटर पे बॉन्डेड लेबर। फिर ये वाला देखिए न्यूज़,
ऑफिशियल्स को अर्जिंग अस टू सरेंडर लैंड। अब देखिए जो निकोबार है ना, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसमें एयरपोर्ट बनेगा और शिप का वो बनेगा, कंटेनर का टर्मिनल बनेगा, एक टाउनशिप बनेगा। तो उसके लिए लैंड चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग आए हैं सामने जो बोल रहे हैं कि हम लोगों को ज़बरदस्ती किया जा रहा है लैंड देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो जहाँ अगर आप रह रहे हो, जो एफआरए है, अब ये एफआरए के अंदर है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो अगर एफआरए के अंडर आ रहे हैं तो वैसे ही आप नहीं ले सकते हो। तो जो भी ये न्यूज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। ये देखिए, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये वाला जो ये पोर्शन है, मतलब इसको अगर ओवरऑल देखें तो ये ऐसे डिवाइड हो जाता है कुछ यहाँ पे ऐसा। इधर निकोबार आ जाता है, इधर अंडमान आ जाता है। उसके बाद इसमें देखिए ढेर सारा नेशनल पार्क है। सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, माउंट हैरियट, ठीक है। तो ये अंडमान में है। लेकिन जो ये है निकोबार है, इसमें दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया बे नेशनल पार्क। अगर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये अगर बनता है तो उसमें बोल रहे हैं कि कम से कम 10 लाख से 50 लाख 60 लाख, मतलब आप सोच लो कि बस पेड़ कटेंगे कटेंगे। तो इसमें जो ये दोनों है, कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया बे नेशनल पार्क, ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 13 इस प्रोग्राम के पार्ट हैं, तो उसमें ग्रेट निकोबार भी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि गलाथिया बे और कैम्बेल बे नेशनल पार्क वो अंडमान में है। अब देखिए, सॉरी निकोबार में। अब देखिए यूपीएससी वो नहीं पूछेगा आपको कि ये गलाथिया बे इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड और यूपी, और ये वो आपको वहाँ का वो पूछेगा कि वहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है कि कोरल्स मिलते हैं कि नहीं, या वहाँ पे लायन टेल्ड मकाकू मिलते हैं कि नहीं। वो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ सवाल पूछेगा वो। तो देखिए ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 800 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, लगभग 834 टू बी प्रिसाइज, डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सुनने में लगता है कि भाई वहाँ पे ढेर सारा बायोडाइवर्सिटी है, ये बात सही है, लेकिन वो आधा बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, मतलब जो वहीं पे मिलते हैं, लेकिन जो इनका बहुत भारी लॉस हो रहा है। तो जो अंडमान निकोबार है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब दिस इज़ अ थिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर कोई जैसे वेस्टर्न घाट भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें फ्लोरा क्या क्या है, तो देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्ट डेसिडियस है, ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ रेनफॉल कम होता है, तो वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। उसके बाद मार्शेज मिलते हैं, मैनग्रोव्स मिलते हैं, कोरल्स मिलते हैं, और इसके अलावा कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। उसके बाद फौना क्या है, फौना मतलब जानवर लोग, तो डुगोंग होता है, अंडमान टील, अंडमान स्पाइनी श्रू, वाइल्ड बोर, स्पॉटेड डियर। ये तो ऐसा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो 2-3 आपको नाम याद रखना है। वो पहला है डुगोंग, क्योंकि ये एक जो जानवर है ये इधर मिलता है, बे ऑफ बंगाल और तमिलनाडु में जो एक वो है मरीन नेशनल पार्क है, उधर ये सब में मिलता है। पार्क स्ट्रेट नेशनल पार्क, उसका नाम अभी नहीं दिमाग में आ रहा है। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है निकोबार पिजन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है, जो एक एक्सटिंक्ट बर्ड था डोडो, उसका ये नियरेस्ट रिलेटिव है। उसके बाद ये निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाकी, मकाकी होते हैं बंदर, तो ये वाला जो है इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंडेंजर्ड है। उसके बाद बार्किंग डियर है, सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर है। तो ये सब जैसे निकोबार पिजन और निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाकी, ये एंडेमिक है, मतलब वहीं पे बस मिलते हैं। फिर ट्राइब्स हैं वहाँ पे कुछ। जो अंडमान है उसमें है ग्रेट अंडमानीज, ओंजी, जोरवा, इसको जोरवे भी लिखते हैं, JORWE, और सेंटिनलीज। और उसके बाद निकोबार में है निकोबारीज और शोम्पेन। देखिए ये इसमें मोस्टली जो है, खास करके शोम्पेन और सेंटिनलीज, ये लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं। तो और इसमें कुछ ऐसे हैं, वो लिखना तो नहीं, भूल गया, कुछ PVTs हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मोस्टली हैं, एक को छोड़ के, शायद ग्रेट अंडमानीज को छोड़ के सारे इसमें PVTs हैं।
फिर इसका मैरीटाइम बाउंड्री है इंडोनेशिया के साथ, म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ। अब ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक यूपीएससी अगर पूछे तो अंडमान एंड निकोबार से सबसे क्लोज ये है इंडोनेशिया, और ये जो है अंडमान इससे सबसे नियरेस्ट है बर्मा म्यांमार, और फिर यहाँ पे लगभग इक्वी डिस्टेंट ही है थाईलैंड। तो आप ये याद रखिएगा कि 3 कंट्रीज है जिससे मैरीटाइम बाउंड्री है, एक है इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। आप लोग ये याद रखिएगा, ये गलाथिया बे और कैम्बल बे नेशनल पार्क, और ये कि ये दोनों मिलके ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे, मतलब वो हमेशा वो उसमें शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होता है। मॉइस्ट डेसिडियस है, फॉरेस्ट है और मार्शेज है, मैनग्रोव्स है। और ये याद रखिएगा कि वहाँ पे कोरल्स है, क्योंकि कोरल्स पे पूछ चुका है पहले, वो लास्ट में देखेंगे। और ये याद रखिएगा कि निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाकी, निकोबार पिजन और डुगोंग्स वहाँ पे मिलते हैं। ट्राइब्स का नाम याद रहे तो अच्छा है, और ये भी याद रहेगा तो ठीक है, हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। फिर है प्रयागराज मेला, वो जो कल हम लोग आदि शंकरा का देखे थे, उन पे फिर से एक नोटिस भेज दिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कॉल्स, ये तो ऐसे सिंदूर फॉर्मेशन बाय एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लीड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। अब ठीक है, ये न्यूज़ में है, इसमें जो आप लोग याद रख लीजिएगा अगर हो तो, कि राफेल जेट है इसमें, MiG-29 है और Su-30 है, सुकोई। तो इतना ही काम का मेरे को, इस जो मेरे को काम का लगा वो ये है, द डिफेंस, ये जो है कि DRDO मिसाइल टू फीचर एट रिपब्लिक डे परेड। ये एक स्पेशल टाइप का मिसाइल है, वो क्यों है ये देखते हैं। इस मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है ऐसा कोई भी मिसाइल जो 5 माक के ऊपर चले, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज चले। अब देखिए, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल देखें, क्रूज मिसाइल देखें, लेकिन ये ग्लाइड मिसाइल है, सो ग्लाइड व्हीकल भी बोलते हैं। कैन इंगेज बोथ स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट्स, मतलब वो जहाज अगर एंटी शिप है, मतलब ऑब्वियसली, तो अगर वो जहाज रुका हुआ है, चल रहा है, वो दोनों को कर सकता है। फॉलोज अ क्वासाई बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। क्वासाई बैलिस्टिक क्या होता है अभी देखते हैं। विथ हाइपरसोनिक स्पीड्स अप टू माक 10, और इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट होता है, मोटर सिस्टम। ये रॉकेट का क्या जरूरत है अभी देखते हैं हम लोग। देखिए, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से है, ये ऐसे करके ये पूरा एटमॉस्फेयर में जाएगा और ये जा करके टारगेट को हिट कर देगा, ये सिंपल है। इसके बाद एक क्रूज मिसाइल है जो यहाँ से लॉन्च हुआ, ये ऐसे 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 गया और मनूवर करते हुए टारगेट को हिट कर दिया, ये क्रूज मिसाइल है। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे अग्नि, और क्रूज मिसाइल है जैसे ब्रह्मोस। लेकिन हम लोगों का ये जो है, ये है ग्लाइड व्हीकल। इसमें क्या है कि एक रॉकेट लेंगे, उस रॉकेट पे माउंट कर देंगे वो जो हमारा वॉरहेड है या जो भी हमारा मिसाइल है, और उस रॉकेट को हम लोग एक सर्टेन हाइट तक लेके जाएंगे। और उसके बाद जैसे ये हाइपरसोनिक, ये बैलिस्टिक मिसाइल गया, उसके बाद उतना हाइट हम लोग को नहीं जाना है, उससे कम हाइट पे ही ये रॉकेट जो है वो गिर जाएगा। ये जो रॉकेट इसमें जो यूज़ किया है वो 2 स्टेज है। पहला स्टेज होगा वो फिर जल के वो छूट जाएगा, फिर दूसरा स्टेज जलेगा, फिर वो छूट जाएगा, और फिर जो मिसाइल है वो आगे बढ़ेगा। अब ये मनूवर कर सकता है, इसमें ऐसा किया हुआ है, सिस्टम सेट किया हुआ है कि ये मनूवर कर सकता है, और इंडिजिनस कैपेसिटी है ये, मतलब इंडिया ने खुद डेवलप किया है। तो ये भी याद रखिएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा और हिट कर देगा। मतलब अगर आप ये, इसमें अंतर क्या क्या हुआ, सबसे पहला तो बैलिस्टिक मिसाइल से अगर कंपेयर करिएगा तो बैलिस्टिक मिसाइल सीधा मिसाइल लॉन्च होता है, उसमें कोई रॉकेट वॉकेट नहीं होता है। मतलब वो ऑब्वियसली नीचे प्रोपल्सन के लिए होगा कि नीचे से वो जो भी फोर्स दे, लेकिन ऐसा जैसा ग्लाइड व्हीकल में हो रहा है वैसा रॉकेट नहीं रहता है। उसके बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रैजेक्टरी, फिक्स ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, ऐसे करके जाएगा सीधा, और ये एटमॉस्फेयर में लगभग टॉप पे एकदम ख़त्म पे चले जाता है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और वहाँ से सीधा ग्रेविटी के फोर्स से गिरता है। अगर क्रूज मिसाइल का देखें तो क्रूज मिसाइल ऐसे मनूवर का वो बहुत लो हाइट पे चलता है, मतलब अर्थ से हो सकता है एकदम सट के चलता है कि जो रडार सिस्टम है वो पकड़ ना सके। तो क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पे ले जाना मुश्किल है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो चले जाता है वहाँ पे हाइपरसोनिक उस पर स्पीड पे।
इसका क्या है कि ये रॉकेट के साथ लॉन्च होगा, रॉकेट चला जाएगा वहाँ से, छोड़ देगा इसको, और उसके बाद ये क्रूज मिसाइल की तरह मनूवर होते हुए ये टारगेट को सेट करेगा, अटैक करेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये रॉकेट। और ये क्यों हाइपरसोनिक अभी क्यों इतना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब वो 5 माख तक जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जाने के लिए हम लोगों को चाहिए ब्रह्मोस 2, जो इंडिया और रशिया भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि होगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि डज इंडिया हैव अ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो यस वी हैव हाइपरसोनिक मिसाइल, वो अग्नि है। Do we have hypersonic cruise missile? No, we do not have a hypersonic cruise missile. Do we have supersonic cruise missile? Yes, we have supersonic cruise missile. और अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये क्या है क्या नहीं है, इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये वाला तो हो गया, ये पेज हो गया। फिर हम लोग देखें नेट एफडीआई। एफडीआई होता है जो 10% से ज़्यादा किसी कंपनी में स्टेक में डालता है। एफपीआई होता है जो 10% से कम में डालता है, कम डालता है, और ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। फ्लाइट कैंसिलेशंस, SEC seeks टू बाईपास इंडिया ऑन समन्स। अब देखिए ये जो जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे ही यूएस में SEC है। तो अडानी का बोल रहे हैं कि उनने कुछ रूल तोड़ा है, ब्राइबरी का कोई केस है। तो इंडियन गवर्नमेंट को 2 बार रिक्वेस्ट भेजे है कि उसको भाई समन दे दो हम लोग के लिए। अब ये दे ही नहीं रहा इंडियन गवर्नमेंट, तो वो बोले कि हम लोग खुद ही दे देंगे भाई। फिर नॉट इजी टू हैंडल वेनेजुएलन ऑयल। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल होता है ना, वो बहुत थिक होता है, तो उसको हर जो रिफाइनरी है वो टैकल नहीं कर सकता है। तो चाइना इसको बहुत डेवलप कर लिया, क्योंकि वो वेनेजुएला से बहुत तेल खरीद रहा था। इंडिया बोर्ड, फिर ये डाओ से रिलेटेड है। ट्रम्प विड्रॉज टैरिफ्स आफ्टर नेटो अग्रीज टू ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क। फिंगर, ये दो ईरान अब यूएस में ही धमकी दे रहा है, फिंगर ऑन द ट्रिगर। इंडिया EU टू इंक न्यू पैक्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये तब होगा जब अभी जो आने वाले हैं 26 जनवरी को। फ्रांस इंटरसेप्ट ऑयल टैंकर फ्रॉम रशिया। यूरोप हैज़ टू एक्ट नाउ टू इंश्योर। जेलेंस्की ने सारे जो EU के लीडर हैं उनको उनका धज्जी उड़ा दिया कि भाई तुम लोग कुछ नहीं हो, बस बात करते हो। तो फिर ये मलेरिया के ऊपर है, मलेरिया का एलिमिनेशन के ऊपर। ये मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, बस ठीक है। इंडिया ये टारगेट है 2030 तक ख़त्म करने का। उसके बाद कुछ है क्या? सेकेंडरी, ये सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? देखिए, एक होता है प्राइमरी पोल्यूशन, जैसे जो व्हीकुलर एमिशन से ये सबसे निकलेगा। फिर एक होता है वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इधर सस्पेंडेड रहते हैं हवा में। तो जब वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर को जन्म देते हैं। और CAQM हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब रोल्स आउट हेल्थ, मुंबई सेट टू हैव वुमेन मेयर, दिल्ली CM रिलीव टू 50। ये MBBS का वो J&K में जो कॉलेज का चल रहा था। 6 डेड। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। केरला कांग्रेस अमिड डिफेमेशन रूमर्स, PM टू एड्रेस। और एक काम का था, ये ममता बनर्जी बोल रही है SIR पे हम 26 पोएम लिख चुके हैं। गोवा फायर। फिर ये सब तो आज का तो सारा टॉपिक हो गया। कल बोले थे कि हम लोग डावोस पे डिस्कस करेंगे। डावोस मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? तो ये 1971 में इसका वो हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे, फाउंडेशन ले हुआ था। ये साइड में इसका ये वाला इसका लोगो है। एन NGO एंड थिंक टैंक बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। अब ये याद रखिएगा, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना कोई मतलब जैसे ब्रिक्स है या SCO है या UN है, ये सब गवर्नमेंट का है, इंटरनेशनल। ये NGO है। और ये थिंक टैंक क्या होता है? बस वो बैठ के पेपर लिखते हैं और वो रिपोर्ट्स निकालते हैं। और NGO क्या होता है? वो बोलते हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। एनुअल मीट होता है डावोस में, डावोस है स्विट्ज़रलैंड में, और यूजुअली एट द एंड ऑफ जनवरी। इसलिए वहाँ पे लोग आपको रिपोर्टर लोग मिल जाएंगे इंडिया के, बर्फ़ से खेलते हुए।
इट इंगेजेस पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल, अदर लीडर्स, मतलब जो भी अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हाँ भाई लग गया कि ये कुछ कर रहा है, तो उसको ये लोग इनवाइट कर लेते हैं। पीएम और प्रेसिडेंट लोग को तो करते ही हैं, सदगुरु को भी इनवाइट किया था। फंडिंग कैसे होता है, तो इसका कुछ मेंबर कंपनीज हैं, 1,000 मेंबर कंपनीज हैं, और टिपिकली ग्लोबल एंटरप्राइजेज विथ मोर देन $5 बिलियन इन टर्नओवर। मतलब आप सोच लो कि अगर इसका जो फंडिंग है वो एमएनसीज कर रहे हैं तो इनका क्या ही होगा। फिर ये ढेर सारा रिपोर्ट निकालते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड तो ये वाला जो है ना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक बार इस पर सिंपल क्वेश्चन आया था कि ये कौन निकालता है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। लेकिन मेरे को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नहीं लगता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि यूपीएससी भी इस पे वैसा नहीं पूछने वाला कि मेंस में कोई सवाल पूछ दे। हाँ, प्री में भी वही जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था। तो इस पे अगर आगे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें वो होगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा या कुछ होगा, जैसे अभी तक तो यूएस का ही चल रहा है सारा चीज़, ट्रम्प का चल रहा है, उसके बाद एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए, उनका भाषण का चर्चा होने लगा, फिर जेलेंस्की आके ईयू वालों को गाली दे दिया तो उनका चर्चा होने लगा। वैसा कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है, जब अगर वैसा कुछ लगेगा तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। उसके बाद कुछ PYQ हैं, पहले तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। देखिए कोरल रीफ के बारे में सिंपल क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ जो हम बोल रहे थे वो गल्फ ऑफ मन्नार है जहाँ डुगोंग मिलते हैं। सुंदरबंस, अब देखिए इसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं कि कोरल रीफ को जन्मने के लिए ना या उसको डेवलप होने के लिए ना क्लीन वाटर चाहिए और क्लीन सनलाइट चाहिए उसको। वैसा नहीं है कि वो मडी वाटर में डेवलप हो जाएगा। तो जो इतना पढ़ा होगा ना उसको, उसके लिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि सुंदरबंस में जो वाटर है वो बहुत मडी टाइप का है, उसमें क्लियर नहीं रहता है वो पानी। तो इसमें ये गलत है, बाकी सब सही है, और ये 1 2 3 होगा। उसके बाद हिमालय को लेके यूपीएससी बहुत सवाल पूछा है। पहले माउंटेन इकोसिस्टम का, हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेजर्स टू बी टेकन। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। कॉजेज उसका जो डी फॉर एक आपका होगा मैन मेड कॉजेज, ऐसा कुछ पूछे ना यूपीएससी तो आप उसमें डिवाइड कर दो, पहले लिखो कि मैन मेड कॉजेज क्या है या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है, उसके अब आप दो कि नेचुरल कॉजेज क्या है, क्योंकि वो जो सब्सिडी वो हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है इंडियन प्लेट का, वो भी भाई वो नेचुरल कॉज है और उसके कारण भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो उसको आप लोग को स्किप नहीं करना है। ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये हिमालय पे ही पूछा है लेकिन इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया है, यहाँ हिमालय से ही पूछा है लेकिन लैंडस्लाइड से जोड़ा है। अब एक सवाल है जो 2 बार पूछ चुका है, डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स, मतलब वहाँ क्यों हो रहा है और यहाँ क्यों हो रहा है। और फिर ये देखिए, ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज देन इन मोर फ्रीक्वेंट देन इन वेस्टर्न घाट्स। मतलब एक ही क्वेश्चन है, बस उसका वो जो लैंग्वेज है वो अलग है, आपको जो आंसर लिखना है वो दोनों का सेम ही है। फिर एक सवाल है, हाउ विल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो देखिए हिमालय पे 1 2 3 4 5 सवाल है हिमालय पे, और एक माउंटेन पे सवाल है, और हिमालय पे एक सवाल को 2 बार रिपीट किया है, और एक क्लाइमेट चेंज से लगभग 2 सवाल है क्योंकि वहाँ पे भी ग्लेशियर का ही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, PYQ देखिए, PYQ में बहुत आपको हिंट मिलेगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या कवर करना है। अगर इस टॉपिक में किसी भी चीज़ में आप लोगों को डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी फिर कल देखते हैं, कल का न्यूज़पेपर। थैंक यू।